शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समाजशास्त्र विषय के बीए फर्स्ट ईयर से भारतीय समाज पाठ्यपुस्तक से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जाति जैसी जटिल एवं विचित्र व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। जाति सदैव परिवर्तनशील संस्था रही है, अतः इसकी उत्पत्ति के संबंध में निश्चिततापूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना ही, कितने ही भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने जाति प्रथा के उद्भव के प्रश्न को सुलझाने के लिए अपने अपने सिद्धांतों को जन्म दिया है। जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति के संबंधी प्रमुख सिद्धांतों को हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्रोत वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियां एवं धर्मशास्त्र रहे हैं। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का उदर के निम्न भाग से तथा शूद्रों का पैरों से हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा के अनुसार कृष्ण ने 100 ब्राह्मण, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य एवं 100 शूद्रों को जन्म दिया और इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना हुई। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों की रचना व्यक्तियों के गुणों एवं कर्मों के आधार पर की है। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है, किंतु जातियों की उत्पत्ति के लिए मनु, प्रतिलोम, विवाह और वर्ण संकरता को उत्तरदायी मानते हैं। महाभारत एवं गीता में भी वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए उचित ठहराया गया है। समालोचना। यह सिद्धांत जाति की नहीं वर्ण की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। वर्तमान वैज्ञानिक एवं तार्किक युग में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों की उत्पत्ति हुई है, अतः यह सिद्धांत अवैज्ञानिक तथा अतार्किक है। अब हम दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो कि प्रजातीय सिद्धांत है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि जाति प्रथा का उद्गम प्रजातीय भिन्नता और प्रजातीय मिश्रण के कारण हुआ है। इनमें घोरिये, रिजले, मजूमदार, एन.के. दत्ता, राय आदि प्रमुख है। हर्बर्ट रिजले ने प्रजाति सिद्धांत प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया था। उनका मत है कि जाति प्रथा आर्यों की देन है। आर्य लोग फारस से जब भारत में आए तो अपने साथ वहाँ की समाज व्यवस्था भी लाए। वहाँ समाज 4 भागों में बटा हुआ था। उन्होंने उसी व्यवस्था को भारत में भी लागू किया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज में आक्रमणकारियों के रूप में आए। जब उन्होंने यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को परास्त किया तो उनमें विजेता होने की श्रेष्ठता के भाव पैदा हुए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की प्रजाति, शारीरिक रचना एवं संस्कृति से अपने आप को श्रेष्ठ समझा। चूंकि आर्य बाहर से आए थे तथा अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे, अतः उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह किया। इससे अनुलोम विवाह प्रारंभ हुए, किंतु बदले में उन्होंने आर्य लड़की का विवाह द्रविड़ लड़कों से करने पर रोक लगा दी। इससे प्रतिलोम विवाह निषिद्ध हुआ। जब आर्य लोगों में स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो गई तो उन्होंने अनुलोम विवाह पर भी रोक लगा दी। किंतु जब कभी भी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के नियमों की अवहेलना हुई तो ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और इस समूह को एक नवीन जाति का दर्जा दिया गया। इस प्रकार जातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई तथा विभिन्न समूहों में वर्ग भेद भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार रिजले के अनुसार प्रजाति संघर्ष ने अनुलोम विवाह को, अनुलोम विवाह ने प्रजातीय मिश्रण को, प्रजातीय मिश्रण ने वर्ण संकरता एवं वर्ग भेद को जन्म दिया। डॉक्टर घोरिये ने भी रिजले के प्रजातीय सिद्धांत को स्वीकार किया। वे आर्यों एवं अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। रक्त की शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों एवं अनार्यों में कई उच्च एवं निम्न समूह बने। इस प्रकार जाति व्यवस्था का आदि स्रोत आर्य एवं द्रविड़ों के बीच पाया जाने वाला प्रजातीय भेद था। डॉक्टर मजूमदार भी रिजले के प्रजातीय सिद्धांत से सहमति व्यक्त करते हैं। उनका मत है कि आर्य जब भारत में आए उससे पूर्व ही उनमें 3 वर्ग थे जो परस्पर विवाह नहीं करते थे। भारत में आने पर द्रविड़ों को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा।
आर्यों के आने के बाद भी समय समय पर अनेक अन्य प्रजातीय समूह आक्रमणकारियों के रूप में आते रहे, जिससे परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक संपर्क और सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों का निर्माण हुआ, जिन्होंने जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। समालोचना। जाति की उत्पत्ति में प्रजाति मिश्रण एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, किंतु इसका एकमात्र कारण प्रजाति मिश्रण एवं सांस्कृतिक संपर्क को ही नहीं माना जा सकता। ऐसा करके हम अन्य कारकों की अवहेलना करते हैं। हट्टन कहते हैं कि प्रजातियों में खानपान एवं छुआछूत संबंधी कोई निषेध नहीं पाए जाते हैं, जबकि जाति में पाए जाते हैं। यदि प्रजाति ही जाति की उत्पत्ति का आधार है, तो जाति में छुआछूत व खानपान के निषेध क्यों पनपे? प्रजाति से ही जाति का जन्म क्यों हुआ? तो दुनिया के दूसरे भागों में भी प्रजातीय संपर्क होने पर जाति प्रथा क्यों पनपी? ऐसा भारत में ही क्यों हुआ? धार्मिक सिद्धांत। जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार मानने वालों में होकार्ट तथा सेनाट प्रमुख है। होकार्ट का मत है कि धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्मकांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्भव हुआ है। प्राचीन भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व था। धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति यज्ञ, हवन एवं देवताओं को बलि चढ़ाकर की जाती थी। इन कर्मकांडों को करने वाली विभिन्न समूह थे, जैसे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण एवं हवन का कार्य करवाते थे, माली पुष्प लाते थे तथा नाई हजामत एवं निमंत्रण देने का कार्य करते थे। इन भिन्न भिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति उसके कार्यों की पवित्रता के अनुसार ऊंची या नीची थी। यह स्थिति समूहों के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही और ऐसे समूह बाद में चलकर जाति के रूप में विकसित हुए। इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं ने ही जाति को जन्म दिया। सेनाट ने होकार्ट के सिद्धांत की कमी को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने भोजन, विवाह और सामाजिक सेवा से संबंधित निषेधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। आपका मत है कि पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता को चढ़ाए जाने वाले भोजन में भिन्नता एवं निषेधों के कारण ही जाति प्रथा का जन्म हुआ। समालोचना। होकार्ट एवं सेनाट ने जाति की उत्पत्ति के लिए धर्म को ही उत्तरदायी माना है। यह सिद्धांत एकांगी है, इसमें अन्य पक्षों की अवहेलना की गई है। व्यावसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता नेस्फील्ड हैं। दहलमन तथा ब्लंड भी इस सिद्धांत के समर्थकों में से हैं। नेस्फील्ड प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। आपके अनुसार व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। एक व्यवसाय विशेष को करने वाले लोगों ने अपने को एक जाति का घोषित किया। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर तय होती है। जिन व्यवसायों को समाज में ऊंचा एवं पवित्र माना जाता है, उन्हें अपनाने वाली जाति भी समाज में ऊंची मानी गई है। अपवित्र एवं निम्न समझे जाने वाले व्यवसायों को करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति भी निम्न समझी जाती है। समालोचना। हट्टन कहते हैं कि व्यावसायिक संघ दुनिया के दूसरे भागों में भी रहे हैं, फिर वहाँ जाति क्यों नहीं बनी, भारत में ही क्यों? डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि इस सिद्धांत में प्रजातीय तत्वों की अवहेलना की गई है, जबकि प्रजाति भी जाति की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में घुरिये एवं अब्बेडुबाई प्रमुख हैं। अब्बेडुबाई का मत है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है, जो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निर्मित की है। घुरिये का मत है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। आपकी मान्यता है कि आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था। यह संस्कृति मुख्यतः गंगा के मैदान में ही पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में पनपे। यदि हम ब्राह्मणों को दिए गए अधिकारों को देखें तो यह सिद्धांत कुछ सीमा तक सही प्रतीत होता है। समालोचना। जाति प्रथा की उत्पत्ति को केवल ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाति प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और ब्राह्मणों की इस चतुर योजना को किसी ने भी न समझा हो, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति के लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी
रहे हैं। संस्कृति, आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हट्टन ने 1861 की जनगणना रिपोर्ट में प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना के दौरान किया। विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह एवं खानपान संबंधी निषेधों को समझने के लिए हट्टन ने माना का सहारा लिया। माना एक रहस्यमयी, अलौकिक एवं अवैयक्तिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। यह स्पर्श से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा एवं बुरा दोनों ही हो सकता है। इसलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों से के स्पर्श से डरते हैं। अन्य शक्तियों एवं समूहों के माना से बचने के लिए ही अंतर्विवाह, खानपान एवं सामाजिक सहवास संबंधी निषेध लागू किए गए। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थीं और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते थे एवं समूह विभाजन भी था। किंतु यहाँ के मूल निवासियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यह आर्यों के प्रभाव के कारण ही पैदा हुआ। हट्टन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारक जैसे कि भौगोलिक पृथक्करण, खानपान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का संघर्ष, वर्णों का विकास तथा प्रशासकों की आर्थिक एवं प्रशासकीय नीति आदि के प्रभाव को भी स्वीकार किया गया है। मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि माना की धारणा विश्व की सभी जनजातियों में पाई जाती है। फिर भारत में भी इसके आधार पर जाति की उत्पत्ति क्यों हुई? जब हट्टन स्वयं ये मानते हैं कि जाति की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग है, तो फिर माना या आदिम संस्कृति के आधार पर ही इस संस्था के उद्गम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे बहुकारक सिद्धांत पर। जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और अनेक अन्य प्रकारों की अवहेलना की गई। जाति प्रथा एक जटिल संस्था है। इसके उद्गम एवं विकास में अनेक तत्व उत्तरदायी रहे हैं। जाति प्रथा एक लंबे विकास का परिणाम है जिस पर धर्म, प्रजाति, भौगोलिक तथा राजनीतिक कारकों, सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता की भावना, व्यवसाय एवं कर्मकांड आदि सभी का प्रभाव रहा है। हट्टन ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह बात जोर देकर कही जाती है कि भारतीय जाति प्रथा कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंतःक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है जो अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते। अतः स्पष्ट है कि जाति प्रथा को जन्म देने में किसी एक कारक का नहीं वरन अनेक कारकों का योग रहा है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति नहीं वरन उद्विकास हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाति के उत्पत्ति के विभिन्न विद्वानों के मत को जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि जाति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।